नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के एयर कंडीशनिंग फॉल्ट्स के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम एयर कंडीशनर के जो अलग अलग फॉल्ट्स होते हैं उस फॉल्ट को एसी के डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, सुपर हीट और एम्पेयर रीडिंग से कैसे पहचानते हैं वो सीखने वाले हैं। तो आज का पहला फॉल्ट है लो एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब वातावरण यानी आजू बाजू का जो हवा होती है उस हवा का टेम्परेचर। लो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब जब हवा का तापमान या वातावरण का तापमान कम हो जाता है तो उसे हम लो एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। नॉर्मली लो एम्बिएंट टेम्परेचर विंटर सीजन में होता है। सर्दियों के मौसम में एम्बिएंट टेम्परेचर यानी वातावरण का टेम्परेचर घट जाता है, तब जाके एक फॉल्ट क्रिएट होता है। या फिर कहीं कहीं पे मौसम ऐसा होता है कि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात के वक्त में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। जब रात के वक्त में टेम्परेचर कम हो जाता है तब इस टाइप के फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं मशीन में। तो लो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब वातावरण का तापमान जरूरत से कम हो जाना। तो जब लो एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है तो अचानक से जो मशीन के जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि डिस्चार्ज प्रेशर घट जाता है क्योंकि टेम्परेचर कम है ना। टेम्परेचर कम है तो कंडेंसर का प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप होता है। जब भी टेम्परेचर कम होता है तभी प्रेशर कम हो जाता है। रूम का भी टेम्परेचर कम हो गया तो सक्शन प्रेशर यानी इवापोरेटर का प्रेशर भी यहाँ पे कम हो जाता है। रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर कम है। लो एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर भी कम है। टेम्परेचर जब कम होगा तो रेफ्रिजरेंट सुपर हीट नहीं होता और इसकी वजह से यहाँ पे सुपर हीट भी डाउन हो जाती है या कम हो जाती है। और एम्पियर भी घट जाते हैं क्योंकि मशीन के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं है। सक्शन प्रेशर भी कम है, डिस्चार्ज प्रेशर भी कम है, रेफ्रिजरेंट सुपर हीट नहीं हो रहा है, रूम के अंदर भी लोड नहीं है, कंडेंसर के ऊपर भी लोड नहीं है। तो अगर मशीन के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं होगा तो ऑब्वियसली मशीन जो है करंट कम लेगी और इसके वजह से क्या होता है, इस केस में मशीन का करंट कम हो जाता है। तो लो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब हमने क्या सीखा? लो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाना। कब टेम्परेचर कम होता है? रात के वक्त में टेम्परेचर कम हो सकता है या फिर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कम हो सकता है। और ऐसा होने पे डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर, सुपर हीट और एम्पियर सभी कम हो जाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब वातावरण का तापमान जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा होना, उसे हम कहते हैं हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। तो इस प्रकार के फॉल्ट जो है कब आते हैं? गर्मियों के मौसम में और दोपहर के वक्त में। अब दोपहर के वक्त में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है, तब आपको ऐसे मशीन में डिफरेंस नजर आएंगे या फिर प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। क्या होता है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में? मतलब वातावरण का टेम्परेचर नॉर्मल से जब बढ़ जाता है तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है डिस्चार्ज प्रेशर? क्योंकि आजू बाजू का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से बढ़ गया है। अब कंडेंसर जो है अपनी गर्मी को बाहर निकाल नहीं पाता क्योंकि कंडेंसर के टेम्परेचर से कई बार जो एम्बिएंट टेम्परेचर है मतलब वातावरण का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में कंडेंसर इतने इफेक्टिवली हीट को बाहर नहीं निकाल सकता या हीट को बाहर निकाल ही नहीं सकता। तो जब कंडेंसर हीट को बाहर नहीं निकालता है तो डिस्चार्ज का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ओके, साथ में सक्शन प्रेशर भी बढ़ता है क्योंकि कंडेंसर अपना काम नहीं कर रहा है। कंडेंसर का काम है कंडेंसेशन करना, मतलब वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना। लेकिन अब जो कंडेंसर हीट को बाहर नहीं निकाल पा रहा है प्रॉपरली क्योंकि बाहर का तापमान बढ़ गया है, तो रेफ्रिजरेंट जो है वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता और वेपर रेफ्रिजरेंट जो है इवापोरेटर में एंटर करता है जिसका जो प्रेशर है ऑलरेडी ज्यादा है। तो ऐसे वक्त में सक्शन प्रेशर भी बढ़ता है। सुपर हीट भी हाई होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या होगा, जल्दी बॉइल ऑफ होगा। ऑलरेडी वेपर रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर में एंटर करता है तो यहाँ पे सुपर हीट भी ज्यादा होती है। और एम्पियर भी ज्यादा होंगे। क्यों एम्पियर ज्यादा होंगे? क्योंकि डिस्चार्ज प्रेशर भी ज्यादा है, सक्शन प्रेशर भी ज्यादा है, डिस्चार्ज सुपर हीट भी ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर, सक्शन प्रेशर ज्यादा है, सुपर हीट ज्यादा है तो मशीन के ऊपर लोड काफी ज्यादा होता है। और मशीन के ऊपर जब लोड ज्यादा होता है, हीट लोड ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली मशीन क्या करती है, ज्यादा करंट लेती है। तो फॉल्ट क्या देखा हमने? हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। इसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि नेचुरली टेम्परेचर जब डिजाइन टेम्परेचर से बढ़ जाता है, मशीन का एक लिमिट होता है, मशीन उस लिमिट तक काम कर सकती है। लेकिन जब टेम्परेचर उस लिमिट के बाहर चला जाता है तो ऐसे वक्त में इस टाइप के प्रॉब्लम्स मशीन में क्रिएट होते हैं। तो इसको क्या करना है आपको, जब शाम का टाइम आ जाए या फिर सुबह के टाइम में आपको रीडिंग्स को देखना है। अगर आपको सुबह के वक्त में या फिर शाम के वक्त में मशीन की रीडिंग्स नॉर्मल मिलती है और सिर्फ दोपहर के वक्त में गर्मियों के मौसम में अगर रीडिंग्स ऐसी होती है तो फिर ये जो फॉल्ट है इसको क्या समझो, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर फॉल्ट समझो। ये रेगुलरली नहीं होता। ये गर्मियों के मौसम में भी गर्मी जो बढ़ती है हार्डली समझो 3 या 4 महीने का मौसम है तो गर्मी खाली 1 हफ्ता या 15 दिन के लिए ज्यादा होती है। उसमें भी दिन भर गर्मी ज्यादा नहीं होती। दोपहर का अगर टाइम देखोगे तो 2-3 घंटा गर्मी ज्यादा होती है और उसी वक्त में इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मशीन में।
बाकी समय में मशीन परफेक्ट चलती है, ओके चलती है। तो अगर बाकी समय में मशीन बराबर चल रही है, मतलब सुबह के वक्त में मशीन बराबर चल रही है, शाम के वक्त मशीन बराबर चल रही है, दोपहर के वक्त में जब ज्यादा गर्मी होती है उसी वक्त में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ रहा है, सक्शन प्रेशर बढ़ रहा है, सुपर हीट और एम्पियर बढ़ रहा है, तो आप समझ जाओ वहां पे जो है वो प्रॉब्लम है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। एसी का तीसरा फॉल्ट है इनएफिशिएंट कंप्रेसर। इनएफिशिएंट कंप्रेसर मतलब कंप्रेसर जैसे काम करना चाहिए उतना इफिशिएंटली, मतलब उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करता। उसे नॉर्मली टेक्नीशियन क्या कहते हैं, पुअर पंपिंग कहते हैं, मतलब कंप्रेसर पंप नहीं कर रहा है, या फिर टेक्निकली इसको लीक बैक भी कहते हैं। मतलब इस केस में क्या होता है, कंप्रेसर की वॉल्स प्रॉपरली काम नहीं करते, जिसके वजह से गैस जो है या रेफ्रिजरेंट जो है प्रॉपरली पंप नहीं होता। या फिर कई बार क्या होता है, कंप्रेसर जब पुराना हो जाता है तो पिस्टन घिस जाता है और जो रेफ्रिजरेंट जो वॉल से डिस्चार्ज में जाना है वो डिस्चार्ज में न जाते हुए वापस सिलेंडर में आ जाता है। तो उसके वजह से ये जो प्रॉब्लम है क्रिएट होती है, दैट इज इनएफिशिएंट कंप्रेसर, मतलब कंप्रेसर अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कंप्रेसर इनएफिशिएंट है या फिर कंप्रेसर ठीक से काम नहीं कर रहा है? जब कंप्रेसर अच्छे तरीके से पंप नहीं करता है तो डिस्चार्ज प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, डाउन हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर कम हो रहा है, क्योंकि कंप्रेसर पंप ही नहीं कर रहा है ना, तो वॉल में प्रॉब्लम है या फिर पिस्टन घिस गया है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर जितना बिल्डअप होना चाहिए उतना बिल्डअप नहीं होता, तो उससे कम हो जाता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि शायद यहाँ पे इनएफिशिएंट कंप्रेसर होगा। सक्शन प्रेशर, कंप्रेसर का काम है रेफ्रिजरेंट को सक करना, ओके, तो वो अगर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो सक भी नहीं कर रहा है, तो जब वो सक नहीं करेगा रेफ्रिजरेंट को तो क्या होगा, सक्शन प्रेशर बढ़ेगा। मतलब ये तो मेन सिम्टम्स है। जब भी आपको सक्शन प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा मिलता है और डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल से कम मिलता है, तो डेफिनेटली वहां पे कंप्रेसर जो है उसका प्रॉब्लम होता है, कंप्रेसर इनएफिशिएंट होता है। आगे जाके क्या होगा, सुपरहीट हाई होगी। अब कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है ना, कंप्रेसर सक कर रहा है या फिर कर रहा है तो बहुत कम क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट को सक कर रहा है और डिस्चार्ज भी कम कर रहा है, मतलब कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो वो करंट भी कम लेगा और इसकी वजह से इसका जो एम्पियर है वो एम्पियर कम हो जाएगा। तो जब भी इनएफिशिएंट कंप्रेसर आपको देखना है तो इनएफिशिएंट कंप्रेसर में क्या क्या होगा, डिस्चार्ज प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है, सक्शन प्रेशर नॉर्मल से बढ़ता है, फिर सुपरहीट जो है सुपरहीट इसकी बढ़ती है और करंट कंजम्पशन कम हो जाता है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कंप्रेसर इनएफिशिएंट है। और नॉर्मली अगर आपको साउंड से पता करना है तो नॉर्मली जो कंप्रेसर का साउंड होता है, जब कंप्रेसर एफिशिएंट होता है तो उसकी नॉइज लेवल थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन जब कंप्रेसर इनएफिशिएंट हो जाता है तो उसका जो नॉइज लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब समझ जाने का कि कंप्रेसर क्या हो गया, वहां का अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मेन सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर देखो, उसके बाद में करंट देखो, इन तीनों से आपको आइडिया आ जाता है कि कंप्रेसर इफिशिएंट है कि नहीं है। अगला प्रॉब्लम है नॉन कंडेंसेबल गैसेस इन द सिस्टम। नॉन कंडेंसेबल गैसेस मतलब एयर कंडीशनर में कई बार एयर आ जाती है, जब हम रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्ली चार्ज नहीं करते तो रेफ्रिजरेंट के साथ में एयर चले जाती है। तो ऐसा कब होता है, एक तो आपने रेफ्रिजरेंट सही से प्रॉपर्ली चार्ज नहीं किया, मतलब जब हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं तो जो होजेस होते हैं, जो लाइंस होती है, चार्जिंग लाइन जिससे कहते हैं, उसमें एयर होती है, तो उसको अगर पर्ज नहीं करते तो उसमें से कुछ एयर जा सकती है। या फिर सेकंड होता है कि हम प्रॉपर वैक्यूमिंग नहीं करते। मैं ऑलवेज कहता हूं कि जब भी हमें वैक्यूमिंग करना है तो हमें 2 स्टेज का रोटरी वैक्यूम पंप यूज करना है। कई बार टेक्नीशियन जो है नॉर्मल कंप्रेसर यूज करते हैं, कंप्रेसर से वैक्यूम किया जाता है, लेकिन कंप्रेसर से कभी भी सही तरीके से वैक्यूम नहीं होता और ऐसे वक्त में एयर जो है सिस्टम में रह जाती है। या फिर कई बार जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं और रेफ्रिजरेंट डुप्लीकेट होते हैं या फिर रिसाइकल्ड होते हैं, मतलब कहीं प्लांट में से रेफ्रिजरेंट निकाला और उसी को फिर से एज इट इज विदाउट एनी प्रोसेसिंग, कुछ उसको प्यूरिफाई नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग जब चार्ज करते हैं तो उस रेफ्रिजरेंट में कुछ मात्रा में एयर होती है और नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं और उसको यूज करने से नॉन कंडेंसेबल गैसेस सिस्टम में चली जाती है। नॉन कंडेंसेबल गैसेस मतलब नॉर्मली एयर होती है उसमें, सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट के अलावा अगर उसमें एयर चली जाती है तो उसको हम कहते हैं नॉन कंडेंसेबल गैसेस इन द सिस्टम। अब रेफ्रिजरेंट की जगह पे जब सिस्टम में एयर चली जाती है तो एयर जो है वो लिक्विफाई नहीं होती, मतलब रेफ्रिजरेंट जो है ना उसके ऊपर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रेफ्रिजरेंट कंडेंस हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और लिक्विड हो जाता है। लेकिन एयर जो है, एयर इज अ नॉन कंडेंसेबल, एयर को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करा सकते। जो भी प्रेशर हम एयर कंडीशनिंग में देते हैं उससे तो जो एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, तो एयर ज्यादा जगह घेरती है और एयर जब ज्यादा जगह घेरती है तो वहां पे डिस्चार्ज का प्रेशर जो है नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। ओके, फिर सक्शन का प्रेशर भी ज्यादा होगा क्योंकि एयर जो है वहां पे भी जाएगी इवेपोरेटर में, तो उसका वॉल्यूम तो कम नहीं होगा क्योंकि वो कंडेंस नहीं होती है, तो उसका वॉल्यूम वहां पे भी ज्यादा होगा। तो सक्शन का प्रेशर भी आपको नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा, सक्शन का प्रेशर ज्यादा मिलेगा, डिस्चार्ज का प्रेशर भी आपको नॉर्मल से यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। सुपर हीट भी ज्यादा मिलेगी क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट इसकी क्वांटिटी कम होगी, जो भी रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसके साथ में एयर जा रही है,
तो जो रूम की गर्मी है उस गर्मी से रेफ्रिजरेंट तो उबल जाता है और उबलने की वजह से सुपर हीट जो है यहाँ पे ज्यादा दिखाता है। एम्पियर्स भी ज्यादा होगा। एम्पियर क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कंडेंसर का जो प्रेशर है वो कंडेंसर का प्रेशर भी हाई है, मतलब डिस्चार्ज प्रेशर भी हाई है, सक्शन प्रेशर भी हाई है। अब कंप्रेसर के ऊपर लोड ज्यादा है। ओके, क्योंकि कंप्रेसर को क्या करना है, नॉर्मली समझो हमारे पास में R22 की सिस्टम है तो हमारा नॉर्मल प्रेशर समझो 250 psi है। जब एयर आ जाती है तो प्रेशर 300 पे चला जाएगा। अब कंप्रेसर को क्या करना है, रेफ्रिजरेंट को प्रेशराइज करना है। पहले 250 तक पंप करता था, अभी 300 तक पंप करना पड़ेगा, तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर कंप्रेसर ज्यादा काम कर रहा है नॉन कंडेंसेबल गैसेस की वजह से तो करंट भी ज्यादा लेगा। और इस तरीके से अगर सक्शन प्रेशर भी ज्यादा है, अगर डिस्चार्ज प्रेशर भी ज्यादा है, सुपर हीट भी ज्यादा हो रही है, कंप्रेसर एम्पियर्स भी ज्यादा ले रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि सिस्टम में नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है। अब नॉन कंडेंसेबल गैसेस को पहचानने का और एक तरीका है, अगर आप प्लांट को बंद करते हो या एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बंद करते हो और हर एक रेफ्रिजरेंट का अपना एक स्टैंडिंग प्रेशर होता है। समझो R22 रेफ्रिजरेंट है तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 145 टू 150 psi के बीच में। अगर हम मशीन बंद करते हैं और मशीन को बंद करने के बाद में हमें समझो 175 या 170 ऐसे कुछ प्रेशर मिल रहा है तो वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया। नॉर्मल 150 होना चाहिए लेकिन आपको 170 मिल रहा है। अब ये जो एक्सेस जो 20 psi प्रेशर है वो किसी और गैस का है। R22 का प्रेशर तो 150 ही होता है, 150 से ज्यादा प्रेशर बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई और गैस है जो अपना प्रेशर वहां पे दिखा रही है और इसके वजह से वो जो प्रेशर है नॉर्मल से ज्यादा हो गया। तो मशीन को बंद करने के बाद में अगर आपको स्टैंडिंग प्रेशर से जो भी रेफ्रिजरेंट मशीन में डाला हुआ है उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है उससे अगर ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, इसका मतलब मशीन में नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है या हो सकती है। सेकंड जो होता है मतलब तरीका होता है नॉन कंडेंसेबल गैसेस को पहचानने का, अगर हम मशीन को स्टार्ट करते हैं और मशीन के जो गेजेस होते हैं वो गेजेस कंटिन्यूसली ऐसे वाइब्रेट होते हैं, एक सक्शन प्रेशर होता है वहां पे, प्लांट में तो होते हैं सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर को चेक करने के लिए वहां पे गेजेस होते हैं। जब रेफ्रिजरेंट सही चार्ज होता है, मतलब उसमें कोई भी नॉन कंडेंसेबल गैसेस नहीं होती है, ऐसे वक्त में मोस्ट ऑफ जो मशीन चालू करने के बाद में कुछ देर के बाद में गेजेस जो है स्टेबलाइज हो जाते हैं, मतलब उसका कांटा जो है स्थिर हो जाता है, एक जगह पे रुकता है। लेकिन जब सिस्टम में एयर होती है तो जब एयर आती है ना तो एयर आने के बाद में वो जो कांटा है थोड़ा सा वाइब्रेट करता है। अगर मशीन में वो कांटा अगर वाइब्रेट कर रहा है तो आप समझ जाओ कि उसमें क्या है, नॉन कंडेंसेबल गैसेस है। तो ये तरीके होते हैं अलग अलग कि जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि मशीन में प्योर रेफ्रिजरेंट है या फिर उसमें नॉन कंडेंसेबल गैसेस भी मौजूद है। एयर कंडीशनर के जो आगे के फॉल्ट्स है उसको हम पार्ट 3 में देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।